यूपी बोर्ड मैथ्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के गणित के अध्याय 14 सांख्यिकी की प्रश्नावली 14.3 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न एक में दोस्तों हमें दिया गया है, एक संगठन ने पूरे विश्व में 15 से 44 वर्षों की आयु की महिलाओं में बीमारी और मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए किए गए सर्वेक्षण से निम्नलिखित आंकड़े प्रतिशत में प्राप्त किए। ठीक है, जैसे कि महिला की जो मृत्यु दर है, किस वजह से महिलाओं की मृत्यु हो रही है, वो प्रतिशत में उन्होंने प्राप्त किया। ठीक है, सर्वेक्षण करके। ठीक है, तो उन्होंने जाना कि जनन स्वास्थ्य अवस्था की वजह से 31.8 महिलाओं की मृत्यु हो रही है। तंत्रिका मनोविकारी अवस्था की वजह से 25.4% महिलाओं की मृत्यु हो रही है। क्षति की वजह से 12.4 महिलाओं की मृत्यु हो रही है, 12.4%। हृदय वाहिका अवस्था की वजह से 4.3% महिलाओं की मृत्यु हो रही है। श्वसन अवस्था की वजह से 4.1% महिलाओं की मृत्यु हो रही है और अन्य कारणों की वजह से 22% महिलाओं की मृत्यु हो रही है। इस प्रश्न के 3 भाग हैं। पहले भाग में हमें बोला है ऊपर दी गई सूचनाओं को आलेखीय रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, तो हमें इसका दंडालेख बनाना है। ठीक, बनाएंगे अभी हम। फिर दूसरे भाग में पूछा है कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है। ठीक है, तो हम बता देंगे, वैसे भी यहाँ से देख के बता सकते हैं हम। ठीक है, जो सबसे ज्यादा प्रतिशत किसका है, जनन स्वास्थ्य अवस्था का 31.8। ठीक है, इसको हम आगे भी हल कर लेंगे। फिर भाग 3 में पूछा है अपनी अध्यापिका की सहायता से ऐसे 2 कारणों का पता लगाने का प्रयास कीजिए जिनकी ऊपर 2 में मुख्य भूमिका रही हो। मतलब दूसरे भाग में जो हमारा हम कारण बताएंगे, ठीक है, उस कारण की में जो 2 मुख्य भूमिका रही हो वो हमें बताना है। ठीक है, तो कारण जो भाग 3 है वो भाग 2 पर ही निर्भर करता है। ठीक है, तो हम पहले भाग 1 में दंड आलेख बना लेंगे। दंड आलेख बनाने की प्रक्रिया को समझ लेते हैं पहले हम। ठीक है, दंड आलेख बनाने के लिए कोई भी पैमाना स्केल लेकर हम क्षैतिज अक्ष यानी कि एक्स अक्ष को पर मदों या मतलब जो चर हैं उनको निरूपित करते हैं। क्यों, हालांकि दंड की चौड़ाई का कोई महत्व नहीं होता है दंड आलेख में, फिर भी हम स्पष्टता के लिए क्या करेंगे, सभी दंड समान चौड़ाई के लेंगे और उनके बीच, उन दंडों के बीच भी समान दूरी रखेंगे। मान लेंगे कि एक मद को 1 सेंटीमीटर से निरूपित किया गया है। ठीक है, हम महिला मृत्यु दर को कहाँ रखेंगे, ऊर्ध्वाधर अक्ष वाई अक्ष पर निरूपित करेंगे। क्योंकि अधिकतम महिला दर 31.8% है, तो हम क्या करेंगे, एक पैमाना बराबर 5% मान लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, अपने पहले मद, हमारा पहला मद क्या दिया रखा है हमको, जनन स्वास्थ्य अवस्था को दे रखा है, तो उसको निरूपित करने के लिए हम क्या करेंगे, एक मात्रक की चौड़ाई और 31.8% की ऊंचाई वाला एक आयताकार दंड बना लेंगे। ये भी हम समझेंगे सर आगे। इसी प्रकार 2 क्रमागत दंडों के बीच एक मात्र खाली स्थान छोड़कर अन्य मदों को हम निरूपित करेंगे। तो अब हम इसका दंडालेख बनाते हैं। आइए दोस्तों, अब हम दंडालेख बना लेते हैं और सीखते हैं कैसे बनाते हैं दंडालेख। एक्स अक्ष पर हमने ले लिए कारण, ठीक है, जो हमारे चर हैं। ठीक है, जैसे कि जनन स्वास्थ्य अवस्था तांत्रिक मनोकारी, इसके लिए मनोकारी अवस्था, इसके लिए हमने क्या ले लिया, एक्स अक्ष ले लिया। ठीक है, वाई अक्ष पर हमने ले लिया महिला मृत्यु दर प्रतिशत में। ठीक है, और जैसा कि हमने कहा था कि एक मात्रक बराबर हम 5% मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 5, ये हो गया 10, ये हो गया 15, ये हो गया 20, ये हो गया 25, ये हो गया 30, ये हो गया 35। ठीक है, क्योंकि हमारा अधिकतम मान कितना है 31.8, तो हमने ले लिया 35 तक। ठीक है, अब हमने इनको छोटे लाइनों से भी दिखा दिया। ठीक है, ताकि हमें दंडालेख बनाने में आसानी हो। ये 20 की लाइन, ये 25 की लाइन, ये 30 की और ये 35 की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं जनन स्वास्थ्य अवस्था। तो हमने यहाँ लिख दिया जनन स्वास्थ्य अवस्था। ठीक है, इसकी चौड़ाई ले लेंगे एक मात्रक, मतलब कि 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है, ऊंचाई है, वो होगी 31.8 इसकी मान के बराबर। तो 31.8 कहाँ होगा, 30 के थोड़ा सा ऊपर और 35 के थोड़ा सा नीचे। ठीक है, पर 30 के करीब, तो ये हो जाएगा हमारा 31.8। ठीक है, अब इतनी ही जगह छोड़ देंगे और इतनी ही चौड़ाई का, ये जो चौड़ाई है, ठीक है, इतनी ही चौड़ाई का एक और खींच देंगे आलेख। अब वो कौन सा होगा, तंत्रिका मनोविकारी अवस्था। ठीक है, अब उसकी चौड़ाई तो बराबर है और ये बीच बीच में जो दूरी है वो भी बराबर है, पर इसकी ऊंचाई या लंबाई जो है वो अलग होगी। कितनी होगी, 25.4। ठीक है, तो 25.4, 25 से थोड़ा सा ऊपर, तो हमने 25 से थोड़ा सा ऊपर ले लिया और लिख दिया 25.4। और यहाँ पे लिख दिया हमने तंत्रिका मनोकारी अवस्था। अगला कौन सा, क्षति। ठीक है, तो ये यहाँ आ जाएगा क्षति। ठीक है, और इसी चौड़ाई का एक और दंड बनाएंगे हम। ठीक है, जिसकी ऊंचाई होगी 12.4। ठीक है, तो क्षति 12.4 ऊंचाई का, 12.4 क्या होगा, 10 और 15 के बीच में होगा। ठीक है,
ठीक है, तो ये बना दिया हमने, उस चौड़ाई सबकी समान रखी हमने, ठीक है, सभी दंडों की, ठीक है, और यहाँ मान रख दिया 12.4। अगला कौन सा है, हृदय वाहिका अवस्था, ठीक है, 4.3, ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया हृदय वाहिका अवस्था, और ये 4.3 ऊंचाई का मतलब 5 से थोड़ा सा कम, ठीक है, ये 5 की लाइन है तो 5 से थोड़ा सा कम, ठीक है, ये हमने खींच दिया दंड। अगली है श्वसन अवस्था 4.1, तो श्वसन अवस्था लिखा यहाँ पर, और 4.1 की ऊंचाई का दंड खींच दिया हमने, चौड़ाई सबकी समान है सभी दंडों की, ठीक है, और आखिरी है हमारा अन्य कारण का दंड खींच दिया, जिसकी ऊंचाई या लंबाई होगी 22, ठीक है, तो 20 के ऊपर और 25 के नीचे 22 लंबाई का हमने दंड खींच दिया, ठीक है, तो ये दोस्तों बन गया हमारा दंडालेख, दिए हुए प्रश्न का दंडालेख हो गया। को हल करने के लिए प्रश्न के दूसरे भाग को पढ़ लेते हैं। कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का कारण है, ठीक है, यहाँ से भी हम बता सकते हैं और दंडालेख से भी बता सकते हैं, तो यहाँ से देखने में पता चलता है 31.8 है तो जनन स्वास्थ्य अवस्था होगी। अब हम इसको दंडालेख से भी देख लेते हैं। तो दोस्तों पूरे विश्व में महिलाओं की खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का जो कारण होगा, सबसे ज्यादा कारण वो कौन सा होगा, जो दंड सबसे ज्यादा ऊंचाई का होगा, जिसका मान सबसे ज्यादा ऊंचाई का होगा, तो यहाँ पर कौन सा है, ये 31.8 सबसे ज्यादा है, यानी कि जनन स्वास्थ्य अवस्था, ठीक है, इसको हम सारणी में भी देख के बता सकते हैं कि जनन स्वास्थ्य अवस्था सबसे ज्यादा है, मृत्यु दर कितनी 31.8, ठीक है, तो हमारा प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर होगा जनन स्वास्थ्य अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का कारण है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा जनन स्वास्थ्य अवस्था। अब दोस्तों प्रश्न के तीसरे भाग को हल कर लेते हैं, ठीक है, तीसरे भाग में हमसे पूछा है अपनी अध्यापिका की सहायता से ऐसे 2 कारणों का पता लगाने का प्रयास कीजिए जिनकी ऊपर जो है भाग 2 में मुख्य भूमिका रही हो, तो भाग 2 में मुख्य भूमिका किसकी थी, जनन स्वास्थ्य अवस्था की, ठीक है, ठीक है, तो अब हमें बताना है कि इसके क्या कारण हो सकते हैं कि जनन स्वास्थ्य अवस्था जो है वो खराब हो, ठीक है, इसके 2 कारण बताने हैं हमें। तो पहला कारण हम बता सकते हैं चिकित्सा सुविधाओं का अभाव, ठीक है, कि चिकित्सा सुविधाएं जो है कम है, अभाव का मतलब होता है कमी, ठीक है, चिकित्सा सुविधाओं की कमी, ठीक है, दूसरा कारण हो सकता है सही चिकित्सा पद्धति की कम जानकारी, ठीक है, हमें नहीं पता कि कैसे चिकित्सा पद्धति का इस्तेमाल करना है, ठीक है, तो ये 2 कारण हमने लिख दिए, और भी कारण हो सकते हैं, ठीक है, तो हमने ये 2 कारण लिख दिए, ठीक है, जनन स्वास्थ्य अवस्था के, ठीक है, कि क्यों जनन स्वास्थ्य अवस्था की वजह से मृत्यु दर ज्यादा है, ठीक है, उसके 2 कारण हमने लिख दिए, चिकित्सा की सुविधाओं का अभाव और दूसरा सही चिकित्सा पद्धति की कम जानकारी, और यही हमारा उत्तर है प्रश्न के तीसरे भाग का दोस्तों। प्रश्न 2 में दोस्तों हमें दिया गया है भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की निकटतम 10 तक की संख्या के आंकड़े नीचे दिए गए हैं, ठीक है, कि जैसे 1000 लड़कियां तो लड़कियां कितनी हैं, ठीक है, जैसे अनुसूचित जाति में 1000 लड़के हैं तो 940 लड़कियां हैं, अनुसूचित जनजाति में 1000 लड़के हैं तो 970 लड़कियां हैं, गैर अनुसूचित जाति जनजाति में 1000 लड़कों पर 920 लड़कियां हैं, पिछड़े जिले में 1000 लड़के हैं तो 950 लड़कियां हैं, गैर पिछड़े जिले हैं 1000 लड़के हैं तो 920 लड़कियां हैं, ग्रामीण क्षेत्र में 1000 लड़के हैं तो 930 लड़कियां हैं, और शहरी क्षेत्र में 1000 लड़के हैं तो 910 लड़कियां हैं। तो इस प्रश्न में 2 भाग हैं, पहले भाग में हमें पूछा बोला है कि ऊपर दी गई सूचनाओं को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए, कर देंगे। फिर हमने बोला है दूसरे भाग में कक्षा में चर्चा करके बताइए कि आप इस आलेख से कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तो आलेख बना लेते हैं, फिर आलेख से देखते हैं हम कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो प्रश्न के पहले भाग को हल करते हैं, हम दंडालेख बनाते हैं पहले। आलेख बनाने की विधि को देख लेते हैं हम, जैसे कि हमने प्रश्न 1 में देखा था, कोई भी पैमाना लेकर हम क्षैतिज अक्ष पर चरों को निरूपित करेंगे, यहाँ दंड की चौड़ाई का कोई महत्व नहीं है, फिर भी हम स्पष्टता के लिए सभी दंड समान चौड़ाई के लेंगे और उनके बीच में समान दूरी रखेंगे, मान लेंगे कि एक मद 1 सेंटीमीटर को निरूपित करता है, एक मद की चौड़ाई, ठीक है, साथ ही यहाँ पर जो पहला आंकड़ा है वो 910 से प्रारंभ हो रहा है, ना कि 0 से, इसलिए हमें एक निकुंज का चिन्ह बनाकर दिखाना पड़ेगा, ठीक है, अक्ष पर, ताकि हम आलेख को अच्छे से दर्शा सकें, ठीक है, तो ये निकुंज का जो चिन्ह है वो हम देख लेंगे आगे, अभी जब हम आलेख बनाएंगे तब, ठीक है, हम प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या को ऊर्ध्वाधर या वाई अक्ष पर निरूपित करेंगे, क्योंकि लड़कियों की संख्या 910 से 970 के बीच है, इसलिए हम एक पैमाना एक मात्रक बराबर, हम पैमाना एक मात्रक कितना ले लेंगे, 10 लड़कियां ले लेंगे, ठीक है, अपने पहले मद अर्थात अनुसूचित जाति को निरूपित करने के लिए हम एक मात्रक की चौड़ाई ले लेंगे और उसका जो मान है
वो 940 दे रखा है हमें अनुसूचित जाति के लिए लड़कियों की संख्या, तो 940 मात्रक की ऊंचाई वाला आयताकार दंड बना लेंगे और ऐसे करके हम सारे दंड बना लेंगे बाकी एक एक स्थान को खाली छोड़कर। ठीक है, तो ये विधि हो गई। अब हम बनाते हैं हमारे दंड आलेख को। समझी थी? उसके हिसाब से हम आलेख दंड आलेख बना लेते हैं। पहले तो एक्स अक्ष हमने बना लिया क्षेत्र का, ठीक है, जो भी हमारा चर है। ठीक है, अब हमारे मान 910 से शुरू हो रहे हैं, तो हमें एक निकुंज की आवश्यकता होगी, तो हमने एक निकुंज खींच दिया यहाँ पर। ठीक है, तो निकुंज से हम क्या हुआ, सीधे 900 तक पहुंच गए। ठीक है, सीधे 900 तक पहुंच गए। अब हम वाई अक्ष को दर्शा देते हैं। वाई अक्ष क्या है हमारा, प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या, ये जो दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे मान 910 से 970 है, तो यहाँ पे हम 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980 तक चले गए। और इनके बीच में जो दूरी है उसे हम एक मात्रक मान लेते हैं। ठीक है, ये दूरी कितनी है, 10 10 10 10 10 की दूरी है। ठीक है, और इनको आगे रेखा इनकी दिखा दी हमने लाइन खींच के। ठीक है, ताकि हमें दंड की ऊंचाई खींचने में या लंबाई खींचने में दिक्कत ना आए। ठीक है, अब हम एक एक करके दंड खींचते हैं। अनुसूचित जाति का दंड खींचते हैं। ठीक है, इसकी लंबाई होगी 940। तो अनुसूचित जाति खींचा हमने, 940 इसकी लंबाई है। ठीक है, मान भी रख दिया हमने। चौड़ाई इसकी 1 सेंटीमीटर है। अभी 1 सेंटीमीटर दूरी छोड़ के हम दूसरा दंड खींचेंगे अनुसूचित जनजाति का। तो 1 सेंटीमीटर की दूरी छोड़ी और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई का ही समान चौड़ाई का एक और दंड खींचा हमने अनुसूचित जनजाति। ठीक है, और इसका मान है 970, तो इसको 970 तक खींच दिया हमने, ये 970। ठीक है, अगला है हमारा गैर अनुसूचित जाति जनजाति, 920 मान है इसका। तो गैर अनुसूचित जाति जनजाति का दंड खींच दिया हमने। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 920। ठीक है, ये 920 है, मान भी रख दिया। चौड़ाई तो 1 सेंटीमीटर ही है, चौड़ाई समान रहेगी सभी दंडों की। अगला है पिछड़े जिले। पिछड़े जिले का मान है 950, तो पिछड़े जिले की चौड़ाई 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई 950 तक ले गए इसको, यहाँ लिख दिया पिछड़े जिले। अगला है हमारा गैर पिछड़े जिले, इसका मान कितना है, 920। तो गैर पिछड़े जिले 920 तक ऊंचाई तक खींच दिया हमने। ठीक है, गैर पिछड़े जिले मान रख दिया, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर ही रहेगी और सभी दंडों के बीच की जो दूरी है वो भी 1 1 सेंटीमीटर रहेगी। फिर अगला है हमारा ग्रामीण। ग्रामीण का मान है 930, तो ग्रामीण खींच दिया हमने, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई 930। ठीक है, 930 तक गई। अगला है हमारा शहरी। शहरी का मान है 910, तो शहरी हमने 910 तक खींच दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा बन गया दंड आलेख। ठीक है, जो प्रश्न का पहला भाग है ये हमारा बन गया दंड आलेख। प्रश्न के दूसरे भाग में हमें बोला है दोस्तों, कक्षा में चर्चा करके बताइए कि आप इस आलेख से कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो अभी हम आलेख को दोबारा देखेंगे और निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है, आलेख को देखकर दोस्तों, अब इस आलेख को देख के हम निष्कर्ष निकालते हैं कुछ। ठीक है, तो वैसे तो इस दंड आलेख में हमें सबसे पहले दिख जाता है कि सबसे बड़ा कौन सा है दंड, सबसे छोटा दंड कौन सा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा दंड कौन सा है, ये अनुसूचित जनजाति वाला, और कि इसका मान कितना है, 970। तो हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, अनुसूचित जनजाति में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या सबसे अधिक है, और कितनी है, 970। ठीक है, और सबसे कम सबसे छोटा दंड कौन सा है, ये वाला शहरी वाला 910 मान है जिसका। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं शहरी क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या सबसे कम है और उसका मान है 910। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर हो गया दोस्तों। प्रश्न 3 में दोस्तों हमें दिया गया है, एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। राजनीतिक पार्टियों के नाम है ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, और उनके द्वारा जीती गई सीटें हैं 75, 55, 37, 29, 10 और 37। तो इस प्रश्न के दो भाग है। पहले भाग में हमें बोला है मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला एक दंडालेख खींचिए। ठीक है, तो हम दंडालेख खींचेंगे। भाग 2 में हमें कहा गया है किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती हैं। वैसे तो वो यहीं से देखने पे पता चलता है कि पार्टी ए ने जीती हैं सबसे ज्यादा सीटें 75, पर इसको हम दंडालेख से भी देखेंगे। दोस्तों, दंडालेख बनाने से पहले हम उसकी विधि को देख लेते हैं। ठीक है, ये लिखना नहीं है आपको, जस्ट आपकी समझ के लिए है। कोई भी पैमाना लेकर हम क्षैतिज अक्ष या एक्स अक्ष बनाएंगे, यहाँ पर हम चरों को निरूपित करेंगे, क्योंकि यहाँ दंड की चौड़ाई का कोई महत्व नहीं होता, परंतु स्पष्टता के लिए हम सभी दंडों की समान चौड़ाई लेते हैं और उनके बीच की दूरी भी समान बनाए रखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि एक मत को 1 सेंटीमीटर से हम निरूपित करते हैं। अब हम राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों को ऊर्ध्वाधर या वाई अक्ष पर निरूपित करेंगे। अधिकतम सीटें कितनी है, 75 है, तो हम एक पैमाना ले लेंगे जिसमें एक मात्रक बराबर होगा 10 सीटें। ठीक है, और 80 तक ये पैमाना हम बना लेंगे। अब हम अपना पहला मत राजनीतिक पार्टी ए को निरूपित करने के लिए एक मात्रक
की चौड़ाई और 75 मात्रक की ऊंचाई वाला एक आयताकार दंड बना लेंगे और इसी प्रकार हम बाकी दंडों को बना लेंगे बीच में दूरी छोड़ छोड़ के, ठीक है, एक मात्रक की खाली स्थान छोड़ छोड़कर बाकी मदों को निरूपित कर देंगे। आइए अब हम दंड आलेख बना लेते हैं। तो एक्स अक्ष पर हम रखेंगे राजनीतिक पार्टियों को, ठीक है, और वाई अक्ष पे हम रख रहे हैं जीती हुई सीटों को, ठीक है, और 10-10 तक का एक मात्रक बराबर 10 सीटें हम मान लेते हैं। तो ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, ठीक है। इस तरह की हमने लाइनें खींच ली, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80, ठीक है। अब एक एक राजनीतिक पार्टी की सीटों को हम दर्शा देते हैं। तो पहले राजनीतिक पार्टी ए ने कितनी सीटें जीती थी? 75। तो 1 सेंटीमीटर चौड़ाई का दंड खींचा और लंबाई कितनी की इसकी? 75 तक। तो 70 और 80 के ठीक बीच में 75, और 75 हमने लिख दिया। अब बी ने कितनी सीटें जीती थी? 55। तो यहाँ लिख दिया हमने बी 55, और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई का ही एक और दंड खींचा जिसकी ऊंचाई होगी 55, यानी कि 50 और 60 के बीच में, और यहाँ पे हमने लिख दिया 55, और ए और बी के बीच में हमने दूरी छोड़ दी 1 सेंटीमीटर की। अब बी से 1 सेंटीमीटर की दूरी छोड़कर हम सी को दर्शाएंगे। तो सी की ऊंचाई कितनी होगी? 37, ठीक है। तो सी की राजनीतिक पार्टी सी की ऊंचाई होगी 37, ठीक है, 40 के करीब होगा ये, ठीक है, और 30 से थोड़ा सा दूर होगा, ठीक है, और चौड़ाई तो 1 सेंटीमीटर ही होगी। अब सी से 1 सेंटीमीटर दूरी पर हम डी को खींचेंगे। डी का मान है 29, ठीक है। तो 30 से बहुत बहुत ही कम छोटा, थोड़ा सा छोटा, एक छोटा 29 होगा, ये होगा डी। इसकी चौड़ाई 1 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है। डी के बाद है हमारा ई। ई की ऊंचाई होगी 10, ठीक है, ई जाएगा 10 तक, ठीक है। 1 सेंटीमीटर की दूरी छोड़ देंगे और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई का ही 10 ऊंचाई तक का हमने एक दंड बना दिया जो कि ई राजनीतिक पार्टी को दर्शाता है। फिर एफ राजनीतिक पार्टी, इसकी भी ऊंचाई कितनी होगी? 37, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर चौड़ाई का ही और 37 की ऊंचाई का, 37 मात्रक की ऊंचाई का, ठीक है। यहाँ पे जो 30 और 40 के बीच में है 37 ऊंचाई का हमने दंड बना लिया एफ, ठीक है। तो ये बन गया हमारा दंडालेख दिए हुए प्रश्न का। अब हम दोबारा प्रश्न पर आ गए हैं, क्योंकि हम दूसरा प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न का दूसरा भाग, किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती हैं? तो ये हम देखेंगे दंडालेख से कि किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती हैं। तो हम दंडालेख पे आ गए। अब दंडालेख में देखिए कि सबसे ऊंचा, सबसे लंबा दंड कौन सा है? ये ए राजनीतिक पार्टी का, और इसका मान कितना है? 75 है, ठीक है। ये हम सारणी में भी देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा सीटें किसने जीती हैं? कितनी है? 75, और वो किसने जीती है? ए पार्टी ने। तो हम कह सकते हैं राजनीतिक पार्टी ए ने अधिकतम सीटें जीती हैं। तो ये हमारे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर हो गया दोस्तों, राजनीतिक पार्टी ए। प्रश्न 4 में दोस्तों हमें दिया गया है, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई है और प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में निरूपित किया गया है, ठीक है। तो हमें दिया गया है कि 118 से 126 मिलीमीटर लंबाई की कितनी पत्तियां? 3, ठीक है। उसी प्रकार 127 से 135 मिलीमीटर की रेंज में या वर्ग में कितनी पत्तियां हैं? 5। तो इस प्रकार हमें सारणी में दिया गया है कि किस वर्ग में कितनी पत्तियां हैं। हमें कहा गया, प्रश्न के 3 भाग हैं, हमें प्रश्न के पहले भाग में कहा गया है दिए हुए आंकड़ों को निरूपित करने के लिए एक आयत चित्र खींचिए। तो अभी हम आयत चित्र खींचेंगे। भाग 2 में कहा, पूछा गया है क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख है? तो हम वो बता देंगे। और भाग 3 में हमसे पूछा है क्या यह सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है, और यदि है तो क्यों? ठीक है, तो हम पहले भाग को हल करते हैं, आयत चित्र खींचते हैं। आयत चित्र खींचने के लिए हमें एक चीज की आवश्यकता होती है कि ये जो वर्ग दिए होते हैं ये सतत वर्ग होने चाहिए, ठीक है। पर यहाँ पर आप देखिए जो पहला वर्ग है वो 118 से 126 है, दूसरा वर्ग 126 से शुरू नहीं हो रहा है, 127 से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये सतत वर्ग नहीं है, तो हमें पहले इनको सतत बनाना होगा, ठीक है, मतलब कंटिन्यूअस बनाना होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इन दोनों का जो अंतर है, ठीक है, इन वर्गों की जो अधिकतम और न्यूनतम का जो अंतर है, मतलब पहले के अधिकतम और दूसरे के न्यूनतम का जो अंतर है वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो 127 में से 126 गए तो कितना बचा? 1, ठीक है। अब ये जो मिला हमें उसे हम 2 से भाग दे देंगे, तो हमें मिला 0.5। अब हम क्या करेंगे, हर वर्ग में जो न्यूनतम मान है उसमें 0.5 घटा देंगे और जो अधिकतम मान है उसमें 0.5 जोड़ देंगे, फिर जो हमें मिलेगा वो होगा हमारा संतत वर्ग, ठीक है। तो 118 में 0.5 घटाएंगे तो मिलेगा 117.5। इसी प्रकार 127 में 0.5 घटाएंगे तो मिलेगा 126.5। फिर 136 में घटाएंगे 0.5 तो मिलेगा 135.5। फिर 145 में घटाएंगे हम
0.5 तो हमें मिलेगा 144.5। फिर 154 में घटाएंगे तो 153.5। फिर 163 में घटाएंगे 0.5 को तो 162.5। फिर 172 में घटाएंगे 0.5 को तो हमें प्राप्त होगा 171.5। अब अधिकतम मान में जोड़ना है तो 126 में 0.5 जोड़ेंगे तो 126.5। 135 में 0.5 जोड़ेंगे तो 135.5। 144 में 0.5 जोड़ेंगे तो 144.5। 153 में 0.5 जोड़ेंगे तो 153.5। 162 में 0.5 जोड़ेंगे तो 162.5। 171 में 0.5 जोड़ेंगे तो 171.5 और 180 में 0.5 जोड़ेंगे तो 180.5। अब ये जो वर्ग है ये संतत वर्ग है, ठीक है, क्योंकि देखिए पहला वर्ग जहां खत्म हो रहा है 126.5 पे, दूसरा वर्ग वहीं से शुरू हो रहा है, ठीक है, दूसरा वर्ग जहां खत्म हो रहा है तीसरा वर्ग वहीं से शुरू हो रहा है 135.5 पे, ठीक है। तो अब इस जो संतत वर्ग है इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी से हम आयत चित्र बनाएंगे, ठीक है। तो हमने जो हमें दिया गया था संतत वर्ग नहीं था तो उसे हमने सतत वर्ग में बदल लिया, ठीक है। हम आयत चित्र बनाने से पहले उसकी विधि को देख लेते हैं थोड़ा सा। हम एक उपयुक्त पैमाना लेकर क्षैतिज एक्स अक्ष पर निरूपित करते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 9 मिलीमीटर ले लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वर्ग अंतराल है वो 9 मिलीमीटर का है, ठीक है। साथ ही पहला वर्ग अंतराल हमारा शुरू हो रहा है 117.5 से यहाँ पर, ठीक है। तो शून्य से नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक निकुंज का चिन्ह बनाकर अक्ष का एक विच्छेद दिखाकर इस आलेख पर दर्शाएंगे, क्योंकि अगर हम शून्य से शुरू करेंगे तो हमारे जो आयत चित्र है वो बहुत दूर से बनना शुरू होगा, ठीक है। इसलिए हम निकुंज की सहायता लेंगे, निकुंज को उपयोग करेंगे। फिर एक उपयुक्त पैमाने के अनुसार हम पत्तियों की संख्या या जो बारंबारता है उसको ऊर्ध्वाधर अक्ष y पर निरूपित करेंगे और अधिकतम बारंबारता कितनी है 12 है, तो हम ऐसे पैमाने का चयन करेंगे जिसमें अधिकतम बारंबारता आ जाए 12, ठीक है। तो जब हम अभी आलेख बनाएंगे तो इसको हम y अक्ष पर लेंगे। अब हम वर्ग अंतराल के अनुसार समान चौड़ाई के संगत वर्ग अंतरालों को बारंबारताओं की लंबाई मानकर आयत या आयताकार दंड बना लेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं कि कैसे हम आयत चित्र को बनाएंगे। दोस्तों आइए अब हम आयत चित्र बनाते हैं, ठीक है। पहले हमने एक्स अक्ष बनाया, यहाँ पे हमने दिखाई लंबाई मिलीमीटर में, ठीक है, ये जो अक्ष, ठीक है, यहाँ दिखा दिया हमने लंबाई मिलीमीटर में। फिर ये हमने निकुंज बना दिया, क्यों? क्योंकि हमारा जो वर्ग है वो कहाँ से शुरू हो रहा है 117.5 से, ठीक है, हमने दिखा दिया 117.5। फिर है 126.5, 126, फिर 135.5, फिर 144.5, फिर 153.5, 162.5, 171.5 और 180.5, ये हमने दर्शा दिया। अब हम y अक्ष को दिखा देते हैं पत्तियों की संख्या। अधिकतम संख्या कितनी है 12 है तो हमने 14 तक दिखा दिया, ठीक है। तो एक मात्रक हमने मान लिया 2 पत्तियां, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, ठीक है। ये हमने लाइनें खींच दी उसको आगे तक दिखाने के लिए ताकि हम आसानी से आयत चित्र बना सकें। अब पहला आयत चित्र बनाते हैं हम, तो पहला वर्ग है 117.5 से 126.5, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर का हम आयत खींचेंगे 117.5 से 126.5 तक और पत्तियों की संख्या कितनी है 3, तो उसकी लंबाई हो जाएगी 3, ठीक है। तो ये आयत चित्र हो गया हमारा, ठीक है, 117.5 से 126.5, ठीक है, और इसकी लंबाई होगी 3, 2 और 4 के ठीक बीच में। अगला है हमारा वर्ग 126.5 से 135.5, ठीक है। तो 126.5 से ही शुरू होगा और 135.5 तक जाएगा, समान चौड़ाई का, ठीक है, क्योंकि वर्ग अंतराल समान है 9 है, ठीक है, 9 मिलीमीटर है, ठीक है। तो और इसकी लंबाई कितनी होगी 5, ठीक है। तो ये हम 5 की लंबाई का खींच दिया हमने, तो लंबाई 5 हो गई, चौड़ाई समान ही रही, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई भी दूरी नहीं है दोनों आयत के बीच में, ठीक है, क्योंकि ये संतत वर्ग अंतराल है, ठीक है। इन वर्ग अंतरालों में कोई दूरी नहीं है, संतत वर्ग अंतराल है ये, ठीक है। तो ये 126.5 से ही शुरू होगा और 135.5 तक जाएगा और इसकी लंबाई होगी 5 और हमने 5 लिख दिया। अगला जो है वर्ग अंतराल है हमारा 135.5 से 144.5, ठीक है। तो उसी चौड़ाई का हम एक और आयत खींचेंगे पर उसकी लंबाई कितनी होगी 9, ठीक है। तो उसकी 9 लंबाई का 9 होगा 8 और 10 के बीच में, ठीक है, खींच दिया हमने, चौड़ाई समान ही रखी। अब अगला होगा हमारा 144.5 से 153.5 तक, अब इसकी लंबाई होगी 12, ठीक है। तो इसकी 12 लंबाई का हमने खींच दिया, 12 तक गया है ये, ठीक है, चौड़ाई समान ही रहेगी, ठीक है। फिर 153.5 से 162.5 तक, इसकी लंबाई कितनी है 5, तो 5 लंबाई का हम खींच देंगे, ठीक है। 5 होगा 4 और 6 के ठीक बीच में, तो 5 लंबाई का आयत खींच दिया हमने। फिर अगला है 162.5 से 171.5, ठीक है, इसका मान है 4, तो 4 लंबाई का खींच देंगे,
ठीक है, ठीक 4 लंबाई का हमने खींच दिया। और आखिरी हमारा 171.5 से 180.5, इसकी लंबाई है 2, तो ये 2 लंबाई का हम खींच देंगे। तो ये जो बन गया हमारा, यही है हमारा आयत चित्र, और यही हमारे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर है दोस्तों। आइए दोस्तों, अब प्रश्न के दूसरे और तीसरे भाग को हल कर लेते हैं। दूसरे भाग में पूछा है, क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख है। दोस्तों, अगर आपने हमारा अध्याय 14 के परिचय का वीडियो पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि जहां जहां हम आयत चित्र बना सकते हैं, वहां वहां हम बारंबारता बहुभुज आलेख भी बना सकते हैं। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? हाँ। क्यों? क्योंकि हम बारंबारता बहुभुज भी बना सकते हैं, इसको निरूपित करने के लिए, इन आंकड़ों को निरूपित करने के लिए। अब प्रश्न के तीसरे भाग में हमसे पूछा है, क्या यह सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है। यहाँ पर सबसे अधिक पत्तियों की संख्या कितनी है? 12 है। और वो किसकी है? जिन पत्तियों की लंबाई 145 से 153 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब आप देखिए, यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि सभी पत्तियों की लंबाई 153 मिलीमीटर होगी। ठीक है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि हमें वर्ग अंतराल दिया है 145 से 153। ठीक है, तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा नहीं, क्योंकि हम नहीं कह सकते, निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि सभी पत्तियों की लंबाई 12 होगी। कि 12 हालांकि सबसे अधिक तो है, ठीक है, लेकिन ये 12 जो है सबकी सब 153 मिलीमीटर लंबाई की होंगी, ये निष्कर्ष हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो हमारे प्रश्न के तीसरे भाग का उत्तर होगा नहीं। प्रश्न 5 में दोस्तों हमें दिया गया है, नीचे की सारणी में 400 नियोन लैंपों के जीवन काल दिए गए हैं। ठीक है, कि कितने लैंप जो है, कितने घंटे उनका जीवन काल है, मतलब ठीक है, कितने घंटे वो चलते हैं। जैसे 300 से 400 घंटे चलते हैं 14 लैंप। ठीक है, 900 से 1000 घंटे चलते हैं 48 लैंप। ठीक है, तो ये सब सारणी में हमें दिया गया है। तो इस प्रश्न के दो भाग हैं। पहले भाग में हमें कहा गया है, एक आयत चित्र की सहायता से दी हुई सूचनाओं को निरूपित कीजिए। ठीक है, मतलब इस सारणी का आयत चित्र बनाइए, तो हम बना लेंगे। और दूसरे भाग में कहा गया है, कितने लैंपों के जीवन काल 700 घंटे से अधिक है, तो हम आयत चित्र बना लेते हैं, उसके बाद दूसरे भाग को भी हल कर लेंगे प्रश्न के। बनाने से पहले हम उसकी विधि को देख लेते हैं। ठीक है, हम एक उपयुक्त पैमाना लेकर लैंपों के जो जीवन काल है घंटों में, उसको एक्स अक्ष पर दिखाएंगे, निरूपित करेंगे। हम एक पैमाना ले लेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 घंटे। ठीक है, और साथ ही पहला वर्ग अंतराल 300 से प्रारंभ हो रहा है, ना कि 0 से, तो हम एक निकुंज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो सीधे 300 पे आ जाएंगे एक्स अक्ष पर। ठीक है, विच्छेद दिखाकर इसे दिखा देंगे हम। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, एक उपयुक्त पैमाना लेकर पैमाने के अनुसार लैंपों की जो संख्या है, बारंबारता जो है लैंपों की संख्या को, उसको हम वाई अक्ष पर निरूपित करेंगे। और हम जानते हैं, हमने यहाँ पर देखा है, लैंपों की जो अधिकतम संख्या है, अधिकतम बारंबारता है, वो 86 है। ठीक है, तो हमें कैसे पैमाने का चयन करना होगा जिसमें ये अधिकतम बारंबारता 86 आ जाए। ठीक है, तो अभी हम इसको बनाएंगे तो वैसा ही लेंगे। ठीक है, कि जो है अधिकतम बारंबारता 86 आ जाए। अब हम क्या करेंगे, अ, वर्ग अंतराल के अनुसार समान चौड़ाई के संगत वर्ग अंतरालों को, बारंबारताओं को लंबाइयां मानकर आयत के आयताकार दंड बनाते चले जाएंगे हम। आइए अब हम आयत चित्र का आलेख बनाते हैं। एक्स अक्ष पर हम रखेंगे जीवन काल घंटों में। ठीक है, लैंप का जो जीवन काल है, ठीक है, घंटों में। अब ये 300 से शुरू हो रहा है, तो एक निकुंज ले लिया, क्योंकि हम शून्य से शुरू नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, फिर हमने लिखा यहाँ 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000। ठीक है, क्योंकि 1000 तक हम जाना है। ठीक है, फिर हमने वाई अक्ष में बना दिया लैंपों की संख्या। ठीक है, अधिकतम कितनी है? 86, तो हम 90 तक चले जाएंगे। ठीक है, तो हमारा एक मात्रक 10 के बराबर हो जाएगा। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है, 90 तक हम चले गए, क्योंकि हमें 86 तक जाना था। ठीक है, अब 300 से 400 जो जीवन काल है, उन लैंपों की संख्या कितनी है? 14। ठीक है, तो 300 से 400 के बीच में एक आयत बना देंगे। ठीक है, मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर चौड़ाई का। ठीक है, पर इसकी लंबाई कितनी होगी? 14। तो 10 और 20 के बीच में आएगा ये 14, तो ये बना दिया। फिर अगला वर्ग अंतराल है हमारा 400 से 500, और इसकी संख्या है 56, तो 56 लंबाई का। ठीक है, चौड़ाई समान रहेगी, वही 1 सेंटीमीटर, और बीच में कोई दूरी नहीं होगी दोनों आयतों के। ठीक है, आयत चित्र में आयतों के बीच में कोई दूरी नहीं होती है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 56। 56 मतलब 50 और 60 के बीच में। ठीक है, तो ये बना दिया हमने। फिर अगला आयत जो होगा, चौड़ाई तो समान ही होगी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, या कोई कितना भी ले सकते हैं आप, 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। 500 से 600। ठीक है, 500 से 600 के बीच में इसकी लंबाई कितनी होगी? 60। ठीक है, तो ये 60 लंबाई का। ठीक है, हमने एक आयत बना दिया, 60 लिख भी दिया। अब 600 से 700 समान चौड़ाई का एक और आयत बनाएंगे, उसकी लंबाई होगी 86। ठीक है, तो 86 की लंबाई का हमने बना दिया। फिर 700 से 800, ठीक है, समान चौड़ाई का एक आयत बनाएंगे, इसकी लंबाई होगी 74। तो 74
जो है होगा हमारा 70 से 80 के बीच में, ठीक है। 86 हमारा कहाँ था, 80 से 90 के बीच में, ठीक है। फिर 800 से 900 के बीच में जो है आयत बनाएंगे, उसकी लंबाई कितनी होगी, 62, ठीक है। तो 62 होगा 60 के ठीक थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। तो ये आयत बना दिया हमने। फिर 900 से 1000 में का आयत बनाएंगे समान चौड़ाई का, तो इसकी लंबाई कितनी होगी, 48, ठीक है। तो 48 लंबाई का हमने एक आयत बना दिया, ठीक है। तो ये जो बन गया हमारा, ये बन गया हमारा आयत चित्र, ठीक है। तो इसी तरह हमें आयत चित्र बनाना होता है। तो ये हमारे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर हो गया दोस्तों। हमने प्रश्न को दोबारा लिख लिया, क्योंकि अब प्रश्न के दूसरे भाग में हमसे पूछा है कितने लैंपों के जीवन काल 700 घंटे से अधिक है। तो हमें बताना है कितने लैंपों का जीवन काल 700 घंटे से अधिक है। तो प्रश्न के दूसरे भाग में हमें बताना है कितने लैंपों का जीवन काल 700 घंटे से अधिक है, ठीक है। तो आप देखिए 700 से अधिक मतलब 700 से आगे, 700 से 800 900 1000, ठीक है। इनके मान देख लेते हैं आलेख में, कितने हैं, 74 62 और 48। सारणी में देख लेते हैं 700 से अधिक क्या आते हैं, 700 से 1000 तक, तो वही 74 62 और 48, इन तीनों को जोड़ लेंगे। 74 धन 62 धन 48, ये हो जाएगा 184, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 184 लैंपों का जो जीवन काल है वो 700 घंटे से अधिक है। वो 700 से 800 भी हो सकता है, 800 से 900 भी हो सकता है, 900 से 1000 भी हो सकता है, पर सबका जीवन काल 700 घंटे से अधिक है। तो हमारा उत्तर होगा 184। प्रश्न 6 में दोस्तों हमें दिया गया है नीचे की दो सारणियों में प्राप्त किए गए अंकों के अनुसार दो सेक्शनों के विद्यार्थियों का बंटन दिया गया है, ठीक है। एक सेक्शन ए है और एक है सेक्शन बी, जैसे हमारे स्कूल में विद्यालय में होता है 9th ए 9th बी 9th सी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिया गया है जैसे कि 0 से 10 अंक सेक्शन ए में 3 बच्चों के आए, 10 से 20 9 के आए, और 10 से 20 अंक जो है सेक्शन बी में 19 बच्चों के आए, ठीक है। इस तरह से हमें सारणी दी हुई है। तो हमसे कहा गया है कि दो बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों सेक्शनों के विद्यार्थियों के प्राप्तांक निरूपित कीजिए, ठीक है। तो हमें एक ही आलेख बनाना है जिसमें दो बारंबारता बहुभुज बनाने हैं, ठीक है। एक सेक्शन ए के लिए, एक सेक्शन बी के लिए। फिर हमें कहा गया दोनों बहुभुजों का अध्ययन करके दोनों सेक्शनों के निष्पादनों की तुलना कीजिए। निष्पादनों का मतलब होता है दोनों सेक्शनों की परफॉर्मेंस की तुलना करनी है कि किस सेक्शन के बच्चों ने ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया, ठीक, ज्यादा अच्छे अंक प्राप्त करें, ठीक है। पर ये हमें कैसे बताना है, बहुभुजों का अध्ययन करके, दोनों बहुभुजों का अध्ययन करके। तो आइए पहले हम दोनों बहुभुज बना लेते हैं। दोस्तों बहुभुज बनाने के लिए हमें आवश्यकता होती है वर्ग चिन्ह की, ठीक है। तो वर्ग चिन्ह का जो सूत्र है वो हमने अध्याय 14 के परिचय के वीडियो में पढ़ा था। वर्ग चिन्ह होता है उस वर्ग की ऊपरी सीमा धन निम्न सीमा बटे 2, ठीक है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं निम्न सीमा धन ऊपरी सीमा बटे 2, ठीक है। ये होता है हमारा वर्ग चिन्ह। तो यहाँ पर देखिए 0 से 10 के वर्ग में वर्ग चिन्ह कितना हो जाएगा, 0 धन 10 बटा 2 यानी कि 5, ठीक है। वो ये सेक्शन बी के लिए भी वही आ जाएगा 5, क्योंकि वर्ग तो समान है दोनों में, 0 से 10। 10 और 20 के वर्ग में क्या हो जाएगा, 10 धन 20 बटे 2 यानी कि 30 बटे 2 यानी कि 15, ठीक है। यहाँ पर भी आ जाएगा 15। अगला वर्ग है 20 से 30 दोनों तरफ, ठीक है। 20 धन 30 बटे 2, 20 और 30 हो गए 50 बटे 2 मतलब 25, यहाँ पर भी आ जाएगा 25, ठीक है। उसी प्रकार 30 और 40 वाला वर्ग दोनों तरफ है, 30 धन 40 70, 70 बटा 2 35, इधर भी 35 आ जाएगा और इधर भी 35 आ जाएगा। आखिरी वर्ग है हमारा 40 से 50, 40 धन 50 90, 90 बटे 2 45, इधर 45 आ जाएगा और इधर भी 45 आ जाएगा। तो हमने वर्ग चिन्ह निकाल लिया ताकि हम बहुभुज को बना सकते हैं, ठीक है। तो वर्ग चिन्ह हमारे आगे 5 15 25 35 45 दोनों तरफ, ठीक है। बारंबारताएं हमें दे रखी हैं। आइए दोस्तों अब हम सेक्शन ए के लिए बारंबारता बहुभुज बना लेते हैं पहले, फिर सेक्शन बी के लिए बना लेंगे, ठीक है। तो हमने सेक्शन ए के जो आंकड़े हैं वो लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। वर्ग चिन्ह बारंबारता अंक, ठीक है, सब लिख दिया हमने। एक्स अक्ष पर हम दिखाएंगे प्राप्तांक, ठीक है। प्राप्तांक यहाँ पर जो अंकों से हमने वर्ग चिन्ह बनाया है उसको दर्शाएंगे हम, ठीक है। और वाई अक्ष पे हम दिखाएंगे विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। अब जो बारह विद्यार्थियों की संख्या क्या है, बारंबारता, ठीक है। तो अधिकतम बारंबारता जो है 19 थी, ठीक है। यहाँ पर सेक्शन ए में 17 है पर सेक्शन बी में 19 थी, तो हम बारह यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या ले लिए 20, ठीक है। अब इसको हमने एक मात्रक हमने दो विद्यार्थियों के बराबर ले लिया, ठीक है। 2 4 6 8 इत्यादि ऐसे हम 20 तक चले गए, ठीक है। अब यहाँ पर हमने दिखा दिया ये 5 पहला वर्ग चिन्ह, दूसरा वर्ग चिन्ह 15, ठीक है। अगला वर्ग चिन्ह कौन सा है, 25, तो अगला वर्ग चिन्ह हमने दिखा दिया 25। फिर उसका अगला वर्ग चिन्ह है 35, तो हमने दिखा दिया 35। फिर उसका अगला वर्ग चिन्ह है 45, तो हमने दिखा दिया 45, ठीक है। अब हम इसके आगे एक और वर्ग चिन्ह हमें दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो समान वर्ग अंतराल लेंगे, तो 35 के बाद 45 था तो 45 के बाद 55 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी हमें एक और वर्ग चिन्ह दिखाना होता है बाई तरफ,
ठीक है, उसकी दूरी भी पहले वर्ग चिन्ह से समान दूरी पे होगा। तो 15 और 5 और 15 के बीच में 10 की दूरी है, तो 5 से बाईं तरफ जाएंगे तो 10 दूरी पे होगा हमारा -5, ऋण का 5। ठीक है, तो वो हमने खींच दिया। ठीक है, अब आप देखिए जो वर्ग चिन्ह 5 है वहां पे मान क्या है, बारंबारता क्या है, 3। ठीक है, तो हमने एक गोला खींच दिया, एक बिंदु खींच दिया। ठीक है, बिंदु जिसका मान है 3, तो वो 2 और 3 के बीच में है। ठीक है, और कहां पर है वो, 5 पर। ठीक है, वर्ग चिन्ह 5 पर। अगला वर्ग चिन्ह है 15। ठीक है, तो इस 15 पर, इस ये जो वर्ग चिन्ह 15 है प्राप्तांक, ठीक है, यहाँ पर हमें कितना बारंबारता दिया हुआ है, 9। ठीक है, तो 9 पर, 9 होगा 8 और 10 के बीच में, एक बिंदु ले लेंगे 9 पर। ठीक है, फिर अगला वर्ग चिन्ह है हमारा 25। तो 25 पर मान कितना है बारंबारता का, 17। 17 होगा हमारा 16 और 18 के बीच में, तो यहाँ पर एक बिंदु ले लेंगे। ठीक है, जिसका मान हमने 17 रख दिया। ठीक है, फिर बारंबारता, सॉरी, वर्ग चिन्ह 35 पर। ठीक है, वर्ग चिन्ह 35 पर जो है बारंबारता है 12। ठीक है, 12, 35 वर्ग चिन्ह ये है, बारंबारता जो है 12 ये है। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमारा बिंदु आ जाएगा। ठीक है, ये बिंदु आ गया जिसका मान है 12। ठीक है, आखिरी वर्ग चिन्ह है हमारा 45। 45 पे मान है 9। ठीक है, 45 पे 9, 9 होगा 8 और 10 के बीच में, तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये आ गया 9। ठीक है, तो ये हमारे वर्ग चिन्ह और बारंबारता यहाँ पर आ गई। ठीक है, पर हमें इसके आगे जो हमने एक और वर्ग चिन्ह लिया था वहां पर एक शून्य रखना पड़ेगा। ठीक है, ये इसकी विधि होती है, एक आगे और एक पीछे। ठीक है, पीछे हमने कौन सा लिया था, -5। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक शून्य पर हमें एक बिंदु रखना पड़ेगा। ठीक है, अब बहुत ही आसान है, अब हमें इन सारे बिंदुओं को मिलाना है। ठीक है, तो ये शून्य से शुरू करेंगे। शून्य से जो पहला वर्ग चिन्ह 5 है वहां पर जो बिंदु है उसको मिला देंगे। ठीक है, तो ये मिला दिया हमने -5 और 5 वाले बिंदुओं को। अब 5 और 15 वाले बिंदु को मिला देंगे। ठीक है, तो 3 और 9 जो है इनको मिला दिया। अब 15 से 25 वाले बिंदु को मिला देंगे। ठीक है, सीधी रेखा खींचेंगे। ठीक है, तो 9 और 17 मिल गया। ठीक है, अब 25 और 35 वाले बिंदु को मिला देंगे। ठीक है, तो 17 और 12 वाले को मिला देंगे। फिर 35 और 45 वाले को मिला देंगे, तो ये 12 और 9 मिल जाएगा। ठीक है, अब ये 9 वाले और शून्य वाले को, फिर 45 और 55 को मिलाना है, तो 9 और शून्य को मिला देंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये बन गया हमारा बारंबारता बहुभुज, किसका, सेक्शन ए का। ठीक है, तो हमें नीले रंग से दिखा दिया, सेक्शन ए का बन गया हमारा बारंबारता बहुभुज। ठीक है, अब हम इसी प्रकार सेक्शन बी का बारंबारता बहुभुज बनाएंगे। सेक्शन ए का बारंबारता बहुभुज तो हमने बना ही लिया। अब यहाँ पे हमने सेक्शन बी के आंकड़े लिख दिए, वर्ग चिन्ह और अंक तो वही है, बारंबारता सेक्शन बी की लिख दी यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए 5 वर्ग चिन्ह पर कितनी बारंबारता है, 5। तो 5 वर्ग चिन्ह पर हम 5 बारंबारता लेंगे। 5 कहाँ होगा, 4 और 6 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर एक बिंदु ले लिया। अब इसको हमने लाल रंग से दिखा दिया, सेक्शन ए को हमने नीले रंग से दिखाया था, सेक्शन बी को हम पूरे को लाल रंग से दिखाएंगे। ठीक है, अगला वर्ग चिन्ह है 15। 15 पर बारंबारता 19, तो 15 पर बारंबारता होगी 19। 19 मतलब 18 और 20 के बीच में यहाँ पर। ठीक है, तो एक बिंदु आ जाएगा 18 और 20 के बीच में 19। ठीक है, 15 पर। ठीक है, अगला वर्ग चिन्ह है 25। 25 पर बारंबारता है 15, तो 25 पर 15, 15 होगा 14 और 16 के बीच में, तो यहाँ पर एक बिंदु आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला है वर्ग चिन्ह 35। 35 वाला वर्ग चिन्ह, यहाँ पर कितना है बारंबारता 10, तो 10 तो यहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ पर एक बिंदु आ जाएगा 10 पर। ठीक है, 35 बारंबारता में। फिर अगली बारंबारता है हमारी 45। ठीक है, तो 45 में कितना है मान, 1। ठीक है, तो 45 बारंबारता पे एक मान पे आ जाएगा हमारा बिंदु। ठीक है, ये एक आ गया। एक कहाँ पर होगा, 0 और 2 के बीच में, 0 और 2 के बीच में एक यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब जैसे हमने पहले मिलाया था सेक्शन ए के बिंदुओं को, अब सेक्शन बी के बिंदुओं को मिलाएंगे। तो ये शून्य से मिलाएंगे ये 5 वाले बिंदु को। ठीक है, अब 5 वाले बिंदु को मिलाएंगे 19 वाले से, क्योंकि 5 वर्ग चिन्ह के बाद अगला वर्ग चिन्ह है हमारा 15। तो 5 और 15 वाले वर्ग चिन्ह के बिंदुओं को मिला देंगे, तो 5 और 19 को मिला देंगे। ठीक है, अब 15 और 25 के वर्ग चिन्ह के बिंदुओं को मिलाएंगे, तो 19 और 15 को मिला देंगे। ठीक है, ये मिला दिया। अब 25 और 35 वाले को मिलाएंगे, तो 15 और 10 को मिला देंगे। ठीक है, सीधी सीधी रेखा खींचनी है। अब 35 और 45 वाले को मिला देंगे, तो 10 और 1 को मिला देंगे। ठीक है, अब 45 और 55 वाले को मिलाना है। ठीक है, तो 1 और 0 को मिला देंगे। ठीक है, तो ये जो लाल रंग का हमें मिला है बहुभुज, ठीक है, यही हमारा क्या है, बारंबारता बहुभुज सेक्शन बी का। तो अभी हमने एक ही आलेख पर सेक्शन ए और सेक्शन बी के बारंबारता बहुभुज बना लिए। तो ये हमने दोनों सेक्शनों के बारंबारता बहुभुज तो बना दिए। अब हमें दोनों सेक्शनों के निष्पादनों की तुलना करनी है, मतलब परफॉर्मेंस की तुलना करनी है कि किस सेक्शन के विद्यार्थियों के अंक अधिक आए। ठीक है, तो अधिक अंक मान लेते हैं 25 से ज्यादा अंक, जिस सेक्शन के विद्यार्थियों के ज्यादा आए होंगे
वो उस सेक्शन ने अच्छा परफॉर्म किया होगा, उसका निष्पादन अच्छा होगा। ठीक है, तो 25 से हम 50 तक जाते हैं। ठीक है, क्योंकि 50 तक ही थे हमारे अंक। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने ऐसा डब्बा बना दिया। अब इस डब्बे में देखिए, इस डब्बे के अंदर जो 25 के ऊपर वाले बिंदुओं को दिखा रहा है। ठीक है, तो ऊपर कौन सा दिख रहा है हमें? हमें ऊपर से नीला वाला दिख रहा है। ठीक है, और इसमें लाल वाला जो है वो नीचे दिख रहा है। ठीक है, और नीला वाला क्या है? सेक्शन है। लाल वाला क्या है? सेक्शन बी। तो जो ऊपर है उसने अच्छा प्रदर्शन किया। ठीक है, तो इसका मतलब जो है सेक्शन ए का निष्पादन अच्छा था सेक्शन बी से। तो हम कह सकते हैं सेक्शन ए के विद्यार्थियों के प्राप्तांक सेक्शन बी के विद्यार्थियों से बेहतर है। ठीक है, क्योंकि 25 से ऊपर ज्यादा अंक किस सेक्शन के विद्यार्थियों के ज्यादा आए हैं? सेक्शन ए के विद्यार्थियों के। ठीक है, और यहाँ से इस आयत से आपको दिख भी रहा होगा कि 25 से ऊपर वालों में जो है बिंदु किसके ऊपर है? सेक्शन ए के बिंदु ऊपर है, सेक्शन बी के बिंदु नीचे हैं। तो सेक्शन ए के विद्यार्थियों के प्राप्तांक सेक्शन बी के विद्यार्थियों के प्राप्तांक से बेहतर है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 7 में दोस्तों हमें दिया गया है, एक क्रिकेट मैच में दो टीमें ए और बी द्वारा प्रथम 60 गेंदों में बनाए गए रन नीचे दिए गए हैं। ठीक है, जैसे पहली 1 से 6 गेंदों में टीम ए ने 2 रन बनाए, टीम बी ने 5 रन बनाए। ठीक है, 55 से 60वीं गेंद जो थी उसमें टीम ए ने 2 रन बनाए, टीम बी ने 10 रन बनाए। तो ये आंकड़े हमें दिए हुए हैं सारणी में। ठीक है, हमसे कहा गया है कि बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों टीमों के आंकड़े निरूपित कीजिए। ठीक है, और हमें एक संकेत भी दे रखा है कि पहले वर्ग अंतराल को संतत बनाइए। ठीक है, क्योंकि ये संतत वर्ग अंतराल नहीं है। 1 से 6 है, फिर 7 से 12 है। ठीक है, ये संतत नहीं है। संतत होता तो जहां पर पहला वर्ग खत्म होता वहीं से दूसरा वर्ग शुरू होता। तो पहले हमें ये वर्ग अंतरालों को संतत बनाना होगा, फिर हम इसको आलेख बनाएंगे, बारंबारता बहुभुज बनाएंगे। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। पहले हमें जो है ये जो वर्ग अंतराल दिए इनको संतत वर्ग अंतराल बनाना होगा। ठीक है, और फिर हमें वर्ग चिन्ह निकालने होंगे। तो पहले हम वर्ग अंतराल को, जो वर्ग है उनको संतत वर्ग बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि जो है अंतर कितना है निम्न वर्ग में और उच्च वर्ग में। ठीक है, मतलब जो दूसरा वर्ग है उसका निम्न वर्ग है 7। ठीक है, और जो पहला वर्ग है उसका उच्च वर्ग है 6। तो 7 में से 6 घटा देंगे तो हमें कितना मिलेगा? 1। ठीक है, फिर हमें क्या करना होता है, इसमें 2 का भाग देना होता है। तो 1 में 2 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 0.5। अब ये जितने भी वर्ग हैं उनकी निम्न सीमा में 0.5 घटा देंगे और उच्च सीमा में 0.5 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 1 में 0.5 घटाएंगे तो मिलेगा 0.5। 7 में 0.5 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 6.5। 13 में 0.5 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 12.5। 19 में घटाएंगे 0.5 को तो 18.5। 25 में घटाएंगे 0.5 को तो 24.5। 31 में घटाएंगे 0.5 को तो 30.5। 37 में से घटाएंगे 0.5 को तो 36.5। 43 में से घटाएंगे 0.5 को तो 42.5। 49 में से घटाएंगे 0.5 को तो 48.5। 55 में से घटाएंगे 0.5 को तो 54.5। अब दाईं तरफ जो है 0.5 जोड़ देंगे, तो 6 में 0.5 जोड़ेंगे तो 6.5। 12 में 0.5 जोड़ेंगे तो 12.5। 18 में 0.5 जोड़ेंगे तो 18.5। 24 में 0.5 जोड़ेंगे तो 24.5। 30 में 0.5 जोड़ेंगे तो 30.5। 36 में 0.5 जोड़ेंगे तो 36.5। 42 में 0.5 जोड़ेंगे तो 42.5। 48 में 0.5 जोड़ेंगे तो 48.5। 54 में 0.5 जोड़ेंगे तो 54.5। और 60 में 0.5 जोड़ेंगे तो 60.5। अब आप देखेंगे ये जो वर्ग है, ठीक है, ये संतत वर्ग हो गए। देखिए, पहला वर्ग खत्म हो रहा है 6.5 पे, दूसरा 6.5 पे शुरू हो रहा है, दूसरा 12.5 पे खत्म हो रहा है, तो तीसरा 12.5 पे शुरू हो रहा है। तो अभी हमें संतत वर्ग मिल गए, संतत वर्ग अंतराल मिल गए। अब हमें वर्ग चिन्ह बनाना है। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह का जो सूत्र है हमें पता है, ऊपरी सीमा धन निम्न सीमा बटे 2 या निम्न सीमा धन ऊपरी सीमा बटे 2। ये हमने अध्याय 14 के परिचय के वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़िए। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0.5 धन 6.5 होगा 7, 7/2 3.5। ठीक है, इन दोनों को जोड़िए 6.5 और 12.5। ठीक है, 6.5 में 12.5 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा कितना? 13 और 6 19। 19 में 2 का भाग देंगे तो 9.5। ठीक है, फिर 12.5 और 18.5 होता है हमारा 31। ठीक है, 31 में 2 का भाग देंगे तो मिलेगा 15.5। ठीक है, इसी इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ेंगे 18.5 और 24.5। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 18 और 24 42 और एक 43। ठीक, 43 में 2 का भाग देंगे तो 21.5।
ठीक है। इस प्रकार आप देखेंगे ये जो वर्ग चिन्ह है इनमें 6 जुड़ते चले जा रहे हैं, 3.5, 9.5, 15.5, 21.5, 21.5 में 6 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 27.5, 27.5 में 6 जोड़ेंगे तो 33.5, 33.5 में 6 जोड़ेंगे तो 39.5, 39.5 में 6 जोड़ेंगे तो 45.5, 45.5 में 6 जोड़ेंगे तो 51.5, 51.5 में 6 जोड़ेंगे तो 57.5। इस प्रकार हमें ये वर्ग चिन्ह मिल गए। अब वर्ग चिन्ह और टीम ए और टीम बी की जो बारंबारता है, ठीक है, उससे हम बारंबारता बहुभुज को बना लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सारणी को फिर से लिख दिया, ठीक है। गेंदों की संख्या जो है सतत वर्ग अंतराल के हिसाब से, और वर्ग चिन्ह और टीम बी में कितने रन बनाए, ठीक है, वो हमें दिए हुए हैं, ठीक है, तो वो लिख दिया हमने दोबारा से बस। अब दोस्तों बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए हमें वर्ग चिन्ह और टीमों द्वारा बनाए गए रनों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो जब हम टीम ए के लिए बारंबारता बहुभुज बनाएंगे तो वर्ग चिन्ह लेंगे और टीम ए द्वारा बनाए गए रन लेंगे, और जब हम टीम बी के लिए बारंबारता बहुभुज बनाएंगे तो वर्ग चिन्ह लेंगे और टीम बी द्वारा बनाए गए रनों को लेंगे, ठीक है। इस तरह से हम बारंबारता बहुभुज बनाएंगे दोनों टीमों की। आइए दोस्तों, अब हम बारंबारता बहुभुज बनाते हैं। पहले हम बनाते हैं टीम ए के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ग चिन्ह और टीम ए द्वारा बनाए गए रन हमने लिख लिए। एक्स अक्ष पर रखेंगे हम गेंदों की संख्या यानी कि वर्ग चिन्हों को, और वह अक्ष पर रखेंगे हम टीमों द्वारा बनाए गए रन को। तो यहाँ पर एक मात्रक जो है 1 रन के बराबर है, ठीक है। तो हमने 1 से लेके 11 तक रन लिखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि हमारे जो अधिकतम रन है किसी भी ओवर के वो थे 10 रन, ठीक है। अब हम एक्स अक्ष पे भी वर्ग चिन्हों को लिख लेते हैं। तो पहला वर्ग चिन्ह है 3.5, दूसरा है 9.5, तो हमने लिखा 3.5, 9.5, 15.5, 21, इस तरह हमने 57.5 तक लिख दिया, ठीक है। अब इसके आगे अगला एक और वर्ग चिन्ह हम बना लेते हैं, और वो वर्ग चिन्ह कितना होता है, जो दो वर्ग चिन्हों के बीच का अंतर होता है, ठीक है, उतना हम आखिरी वर्ग चिन्ह में जोड़ देते हैं। दो वर्ग चिन्हों के बीच में कितना अंतर है, अब देखिए 57.5 में से 51.5 घटाइए 6 मिलेगा, तो 57.5 में 6 जोड़ देंगे तो 63.5 हो जाएगा। उसी प्रकार जो पहला वर्ग चिन्ह था उसमें भी हम 6 घटा देंगे तो हमें मिलेगा 2.5, ठीक है। 2.5 मतलब ढाई, और ये ऋण का ढाई है, तो माइनस का 2.5 मिलेगा हमें, ठीक है। तो ये हमने बना लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो हमने जो पहला वर्ग चिन्ह तो हमारा 3.5 है, उससे पहले जो हमने लिया है, ठीक है, वर्ग चिन्ह, वहां पे हम एक शून्य 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 रन पर एक बिंदु रख देंगे, ठीक है। फिर 3.5 पे कितने रन बने, 2 रन, तो 3.5 जो वर्ग चिन्ह है उसमें 2 रन पर बिंदु रख देंगे, ठीक है। फिर 9.5 में कितने बने, 1 रन, तो 9.5 जो है हमारा वर्ग चिन्ह उसमें हम रख देंगे 1 रन पे बिंदु, ठीक है। फिर 15.5 में कितने बने थे, 8 रन, तो 15.5 में हम रख देंगे 8 रन पे, ठीक है। फिर 21.5 में बने थे 9, तो 21.5 में हम रख देंगे 9 पर। 27.5 में बने हैं 4, तो 27.5 में रख देंगे हम 4 पर, ठीक है। फिर 33.5 में बने हैं 5 रन, तो 33.5 में हम रख देंगे 5 पर बिंदु, ठीक है। तो 39.5 में बने हैं 6 रन, तो 39.5 में हम रख देंगे 6 पर बिंदु। 45.5 में बने हैं 10 रन, तो 45.5 में हम रख देंगे 10 पर बिंदु। 51.5 में बने हैं 6 रन, तो 51.5 में हम 6 पर रख देंगे बिंदु, ठीक है। और 57.5 में बने हैं 2 रन, तो 57.5 में हम 2 पर रख देंगे बिंदु, ठीक है। जो पहले जैसे पहले वाले जो हमने वर्ग चिन्ह माना था, ठीक है, उसमें शून्य पर रखा था, उसी तरह जो आखिरी वाला वर्ग चिन्ह हम मानते हैं, ठीक है, जो दिया नहीं होता है उसको भी हम शून्य पर बिंदु रख देते हैं। अब हम सारे बिंदुओं को मिलाएंगे, ठीक है, बगल बगल वालों को। तो ढाई वाले को -2.5 वाले को 3.5 वाले वर्ग चिन्ह से मिलाएंगे, ठीक है। अब 3.5 वाले को मिलाएंगे 9.5 वाले से, ठीक है, सीधी सीधी रेखा से मिलाएंगे। 9.5 वाले को मिलाएंगे 15.5 वाले से, ठीक है। 15.5 वाले को मिलाएंगे 21.5 वाले से, 21.5 वाले को मिलाएंगे 27.5 वाले से, 27.5 वाले को मिलाएंगे 33.5 से, 33.5 को मिलाएंगे 39.5 से, 39.5 को मिलाएंगे 45.5 से, 45.5 वाले को मिलाएंगे 51.5 से, 51.5 वाले को मिलाएंगे हम 57.5 वाले से, और 57.5 को मिला देंगे हम 63.5 से, ठीक है। तो ये बन गया हमारा टीम ए का बारंबारता बहुभुज, ठीक है। टीम ए को हमने किस रंग से दिखाया, नीले रंग से। टीम बी को हम दिखाएंगे लाल रंग से।
अब आसान है, जैसा कि हमने टीम ए के लिए बनाया था वैसे ही हमने टीम बी की सारणी को यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 3.5 जो वर्क चिन्ह है उसमें टीम बी के 5 रन बने थे, तो लाल बिंदु रख देंगे हम 3.5 पे 5 पर। ठीक है, यहाँ पे लाल बिंदु आ जाएगा। फिर 9.5 में 6 रन बने थे, तो 9.5 जो वर्क चिन्ह है उसमें 6 रन पे आ जाएगा हमारा लाल बिंदु। ठीक है, 15.5 में बने थे 2 रन, तो 15.5 में 2 पर आ जाएगा हमारा लाल बिंदु। ठीक है, 21.5 में बने थे 10 रन, तो 21.5 में 10 पर आ जाएगा हमारा लाल बिंदु। 27.5 में 5 रन बने थे, तो 27.5 में 5 पे आ जाएगा हमारा लाल बिंदु। 33.5 में 6 रन बने थे, तो 33.5 वर्ग चिन्ह में 6 पर आ जाएगा हमारा लाल बिंदु। 39.5 में 3 रन बने थे, 39.5 में 3 रन पे आ जाएगा हमारा लाल बिंदु। ठीक है, 45.5 में 4 रन बने हैं, 45.5 वर्ग चिन्ह में 4 पर आ जाएगा लाल बिंदु। ठीक है, 51.5 में 8 रन बने हैं, 51.5 में 8 रन बने हैं, तो 51.5 में 8 पे आ जाएगा हमारा लाल बिंदु। ठीक है, अब 57.5 में 10 रन बने हैं, तो 57.5 में 10 पे आ जाएगा लाल बिंदु। ठीक है, अब ये पहले जो 63.5 है और माइनस 2.5 है, उसमें तो हम पहले ही बिंदु रख चुके हैं, ये काले रंग का। ठीक है, अब हम सारे वर्ग चिन्हों को मिला देंगे। ठीक है, तो ये माइनस 2.5 है, इसको मिला देंगे पहले 3.5 वाले लाल बिंदु से, और लाल रंग की रेखा से ही मिला देंगे इसको। ठीक है, तो माइनस 2.5 वाले बिंदु को मिला दिया 3.5 वाले बिंदु से। अब 3.5 वाले लाल बिंदु को मिलाएंगे 9.5 वाले लाल बिंदु से, 9.5 वाले लाल बिंदु को मिलाएंगे अब 15.5 वाले लाल बिंदु से, 15.5 वाले लाल बिंदु को मिलाएंगे हम 21.5 वाले लाल बिंदु से, 21.5 वाले लाल बिंदु को मिलाएंगे हम 27.5 वाले लाल बिंदु से, 27.5 वाले लाल बिंदु को मिलाएंगे हम 33.5 वाले लाल बिंदु से। ठीक है, बगल बगल वाले बिंदुओं से मिलाएंगे। फिर 33.5 वाले लाल बिंदु को मिलाएंगे 39.5 के लाल बिंदु से, 39.5 के लाल बिंदु को मिलाएंगे 45.5 के लाल बिंदु से, 45.5 के लाल बिंदु को मिलाएंगे 51.5 के लाल बिंदु से, 51.5 के लाल बिंदु को मिलाएंगे हम 57.5 के लाल बिंदु से, और 57.5 के लाल बिंदु को मिलाएंगे हम 63.5 वाले काले बिंदु से। ठीक है, तो ये जो लाल वाला जो मिला है हमें आलेख, ठीक है, ये है हमारा टीम बी का बारंबारता बहुभुज। ठीक है, तो इस तरह हमने एक ही आलेख पर टीम ए और टीम बी के बारंबारता बहुभुज बना दिए। टीम ए का बारंबारता बहुभुज है नीले रंग का, और टीम बी का बारंबारता बहुभुज है लाल रंग का। ठीक है, और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 8 में दोस्तों हमें दिया गया है, एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु वर्गों के बच्चों की संख्या का एक यादृच्छिक सर्वेक्षण मतलब रैंडम सर्वे किया गया, पर निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। ठीक है, जैसे कि 1 से 2 साल तक के आयु वर्ग के 5 बच्चे, 2 से 3 आयु वर्ग के 3 बच्चे, ठीक है, 10 से 15 आयु वर्ग के 10 बच्चे, 15 से 17 आयु वर्ग के 4 बच्चे, इत्यादि इत्यादि। अब हमसे कहा गया है कि ऊपर दिए हुए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए। ठीक है, तो हमें आयत चित्र बनाना है, आलेख बनाना है, आयत चित्र आलेख बनाना है इस सारणी दी हुई सारणी का। तो दोस्तों आयत चित्र बनाने से पहले हम यहाँ पर वर्ग की चौड़ाई देख लेते हैं। सभी वर्गों की चौड़ाई यहाँ पर समान नहीं है। पहले वर्ग की चौड़ाई क्या है, 2 में से 1 गया तो 1। ठीक है, दूसरे वर्ग की चौड़ाई क्या है, 2 से 3 है, मतलब 3 में से 2 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 1। ठीक है, ये दोनों वर्ग की चौड़ाई तो समान है। अब अगले वर्ग की चौड़ाई देखिए। ठीक है, 5 में से 3 को घटाएंगे तो मिलेगा 2। ठीक है, अगले वर्ग में 7 में से 5 को घटाएंगे तो मिलेगा 2। अगले वर्ग में 10 में से 7 को घटाएंगे तो मिलेगा हमको 3। फिर अगला वर्ग क्या है, 10 से 15, मतलब 15 में से 10 को घटाएंगे तो मिलेगा हमको 5। फिर अगला वर्ग है 15 से 17, 17 में से 15 को घटाएंगे तो मिलेगा हमें 2। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं यहाँ पर वर्ग की चौड़ाई बदल रही है, कभी 1 है, कभी 2 है, कभी 3 है, कभी 5 है, कभी 2 है। ठीक है, लेकिन न्यूनतम वर्ग की चौड़ाई कितनी है, 1। ठीक है, न्यूनतम वर्ग की चौड़ाई 1 है, ये तो हमें पता चल गया। और दोस्तों हम जानते हैं कि आयत चित्र में जो आयत का क्षेत्रफल है वो बारंबारता के समानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें आयतों की लंबाई में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी, जिससे कि जो आयत का क्षेत्रफल है वो पुनः से बारंबारताओं के समानुपाती हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, न्यूनतम वर्ग चौड़ाई 1 वाला वर्ग अंतराल ले लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमने देखा यहाँ पर वर्ग की चौड़ाई बदल रही है। ठीक है, एक समान नहीं है। ठीक है, और तो न्यूनतम वर्ग की चौड़ाई कितनी, 1 है, तो हम यहाँ मान लेते हैं z बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर एक सूत्र है आयत की लंबाई, ये हमने एक नया जो है कॉलम बना लिया है, आयत की लंबाई
ठीक है। तो आयत की लंबाई एल होगी एक्स बटे वाई। एक्स है बच्चों की संख्या जो दे रखी है, ठीक है। वाई है जो उस वर्ग की चौड़ाई है जो हमने अभी अभी निकाली थी, एक एक दो दो तीन पांच दो, ठीक है। तो एक्स बटे वाई मतलब बच्चों की संख्या बटे वर्ग की चौड़ाई गुणा न्यूनतम वर्ग की चौड़ाई जो कि एक है, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा आयत की लंबाई, ठीक है। तो हमें हर वर्ग के लिए आयत की लंबाई निकालनी होगी। तो पहले वाले में रख देंगे सूत्र में, पहले वाले जो वर्ग है उसमें सूत्र रख देंगे। सूत्र क्या है, एक्स बटे वाई गुणा जेड। जेड तो एक है, ठीक है, जेड सब में एक आएगा, पर एक्स और वाई बदलेंगे। तो पहले वाले में एक्स है 5 और वाई है 1, तो हमने रख दिया 5/1 गुणा 1, कितना आ जाएगा 5। दूसरे वाले में भी रखेंगे एक्स बटे वाई 3/1 गुणा 1, 3/1 गुणा 1 तो 3 ही आ जाएगा। अगले वाले में भी रखेंगे एक्स बटे वाई 6/2 गुणा 1, 6/2 गुणा 1, क्योंकि जेड 1 है तो ये 6 में 2 का भाग देंगे तो ये बचेगा 3। अगले वाले में रखेंगे 12/2 गुणा 1, 12/2 गुणा 1, 12 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 6। फिर उसके अगले में रखेंगे एक्स बटे वाई मतलब 9/3 गुणा 1, 9/3 गुणा 1, 9 में 3 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। फिर उसके अगले में रखेंगे 10/5 गुणा 1, 10/5, 10 में 5 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। फिर आखिरी वाले में रखेंगे 4/2 गुणा 1, 4/2 गुणा 1 आ जाएगा हमारा 2। तो हमारे यहाँ पे आयत की लंबाई आ गई पहले वर्ग में 5, ठीक है। जो इधर भी 5 ही दे रखी थी, दूसरे वर्ग में 3, 3 ही दे रखी थी, लेकिन तीसरे वर्ग में हमें दे रखी थी 6, यहाँ पे हमारी आ गई 3। फिर अगले वर्ग में दे रखी थी 12, हमारी आ गई 6। उसके अगले वर्ग में 9 दे रखी थी, हमारी आई है 3। उसके अगले वर्ग में 10 दे रखी थी, हमारी आई है 2। और आखिरी वर्ग में हमें दे रखी थी 4, पर हमारी आई है 2। तो ये हमें आयत की लंबाई, अब इनके हिसाब से हम आयत चित्र बनाएंगे ताकि जो आयत का क्षेत्रफल है वो बारंबारता के समानुपाती हो जाएगा। तो जो हमने बनाया वो यहाँ पे हमने लिख लिया, ठीक है। आयत की लंबाई 5 3 3 6 3 3 3 2 2 ये आई थी हमारी, 5 3 3 6 3 2 2, ठीक है। अब हम इन लंबाइयों से आयत चित्र खींचेंगे। तो यहाँ पर समान वर्ग चौड़ाई नहीं थी तो हमने आयत की लंबाई निकाल ली वर्ग चौड़ाई के हिसाब से। अब हम आयत चित्र बना लेंगे। तो पहले हम बना लेते हैं एक्स अक्ष। तो यहाँ पे हमने लिख दी आयु वर्षों में, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 17 तक, ठीक है। क्योंकि 17 तक दे रखी है हमें तो 1 से 17 तक हमने लिख दी, ठीक है। और ऊर्ध्वाधर लाइनें भी हमने खींच दी। वाई अक्ष पे हमने ले लिया बच्चों की संख्या 1 से लेके 7 तक, ठीक है। क्योंकि हमारी आयत की लंबाई कहाँ से कहाँ तक है, 2 से लेके 6 तक है, तो ये ले लिया हमने एक 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 बच्चे का मतलब एक मात्रक मतलब एक बच्चा, ठीक है। तो हमने यहाँ 7 मात्रक ले लिए हैं, मतलब 7 बच्चों की संख्या ले लिए, पर हमारा काम 6 में ही हो जाएगा, ठीक है। अब हम आयत चित्र बनाते हैं। पहले आयत की चौड़ाई कितनी है 1, ठीक है, और लंबाई कितनी है 5, ठीक है। तो तो जो है पहले आयत की चौड़ाई है हमारी 1, और वो जो आयत है वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 2 तक, ठीक है। तो 1 से 2 में एक आयत खींचेंगे हम, ठीक है। इस आयत की जो है लंबाई कितनी है 5, ठीक है। 1 से 2 तक आयत खींचा हमने, उसकी लंबाई है 5, ठीक है। तो ये बच्चों की संख्या नहीं लेंगे, यहाँ पे आयत की लंबाई लेंगे, ठीक है। अब अगला जो है, अगला आयु वर्षों में कितने वर्ग क्या है 2 से 3, तो अब 2 से 3 का एक आयत खींचेंगे, उसकी लंबाई कितनी लेंगे 3, उसकी लंबाई लेंगे 3। तो ये हमने ये खींच दिया, ठीक है। अगला जो वो है वर्ग वो है 3 से 5, तो अब 3 से 5 मतलब 2 वर्ग चौड़ाई का आयत खींचेंगे, और उसकी लंबाई कितनी होगी 3, 6 नहीं होगी, ठीक है, 3 होगी, ठीक है। तो 3 लंबाई का और 2 चौड़ाई का, 2 चौड़ाई का और 3 लंबाई का हमने आयत खींच दिया ये, ठीक है। अगला वर्ग है हमारा 5 से 7, तो 2 चौड़ाई का, वर्ग की चौड़ाई 2 है, 2 चौड़ाई का 5 से 7 तक, ठीक है। और लंबाई कितनी लेंगे 6, और 6 लंबाई का आयत खींच देंगे, ठीक है। 6 लंबाई का हमने आयत खींच दिया और चौड़ाई 2 हो गई, ठीक है। अगला है हमारा वर्ग 7 से 10, वर्ग की चौड़ाई है 3, तो 7 से 10 तक 3 चौड़ाई का वर्ग होगा, पर उसकी ऊंचाई लंबाई कितनी होगी 3, ठीक है। 3 लंबाई और 3 चौड़ाई वाला ये वर्ग हो गया हमारा। फिर अगला वर्ग है हमारा 10 से 5, ठीक है। इसकी वर्ग चौड़ाई है 5, तो 10 से 15 तक 5 चौड़ाई का वर्ग होगा ये हमारा, ठीक है। आयत होगा मतलब 5 चौड़ाई का आयत होगा, ठीक है। और उस आयत की ऊंचाई होगी 2, तो 2 ऊंचाई का और 5 चौड़ाई का आयत खींच दिया हमने। और अगला आखिरी आयत है हमारा 15 से 17, इसकी वर्ग चौड़ाई है 2, तो इस आयत की चौड़ाई होगी 2 15 से 17 तक, और ऊंचाई होगी 2, ऊंचाई भी 2 होगी क्योंकि आयत की लंबाई हमने 2 निकाली है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो ये जो है ये हो गया हमारा आयत चित्र, ठीक है। कब, जब वर्ग की चौड़ाई समान नहीं है। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों।
प्रश्न 9 में दोस्तों हमें दिया गया है एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से, ठीक है, एक टेलीफोन डायरेक्टरी है, उसमें से 100 कुल नाम यादृच्छिक मतलब रैंडमली कोई भी 100 कुल नाम ले लिए, सरनेम ले लिए, 100 सरनेम उठा लिए हमने कहाँ से, एक स्थानीय टेलीफोन डायरेक्टरी से, और उनसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्न बारंबारता बंटन प्राप्त किया। मतलब कि जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं, जैसे कि जो सरनेम थे उनमें 6 सरनेम ऐसे थे, ठीक है, जिनमें वर्णमाला के अक्षर 1 से 4 तक थे। फिर 30 ऐसे थे कुल नाम या सरनेम जिनमें अक्षर कितने थे हमारे अंग्रेजी के, 4 से 6। 44 ऐसे सरनेम थे जिनमें अक्षर थे 6 से 8। 16 ऐसे सरनेम थे कुल नाम जिनमें अक्षर थे 8 से 12, और 4 ऐसे कुल नाम थे जिनमें अक्षर थे अंग्रेजी के 12 से 20। ठीक है, तो ये सारणी हमें दी हुई है। इस प्रश्न के दो भाग है। पहले भाग में हमसे पूछा है दी हुई सूचनाओं को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए, तो हम खींच देंगे। दूसरे भाग में पूछा वह वर्ग अंतराल बताइए जिसमें अधिकतम संख्या में कुल नाम है, तो वो भी बता देंगे हम। तो दोस्तों आयत चित्र बनाने से पहले हम वर्ग की चौड़ाई देख लेते हैं। अगर वर्ग की चौड़ाई समान नहीं है तो वो हमें आयत की लंबाई को ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्ग की चौड़ाई देख लेते हैं। वर्ग की चौड़ाई होता है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो 4 में से 1 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमको, 3। फिर अगला वर्ग है 4 से 6, 6 में से 4 को घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2। फिर अगला है 6 से 8, 8 में से 6 को घटाएंगे तो मिलेगा 2। अगला है 8 से 12, 12 में से 8 को घटाएंगे तो मिलेगा हमको 4। ठीक है, फिर अगला है 12 से 20, 12 से 20 है, 20 में से 12 को घटाएंगे तो मिलेगा हमको 8। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ वर्ग की चौड़ाई बदल रही है। ठीक है, 3 है, 2 है, 2 है, 4 है, 8 है। न्यूनतम वर्ग की चौड़ाई कितनी है, 2। ठीक है, न्यूनतम वर्ग की चौड़ाई 2 है। तो और दोस्तों हम जानते हैं कि जो आयत चित्र होता है उसमें जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो बारंबारता के समानुपाती होता है। ठीक है, लेकिन अगर वर्ग की चौड़ाई बदल रही हो तो हमें आयतों की लंबाई में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है, जिससे कि आयत का क्षेत्रफल दोबारा से बारंबारताओं के समानुपाती हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, न्यूनतम वर्ग चौड़ाई 2 वाला वर्ग अंतराल ले लेंगे। ठीक है, और फिर आयत की लंबाइयों में कुछ परिवर्तन करेंगे। तो दोस्तों आयत की लंबाई में जो परिवर्तन करना है उसको देख लेते हैं हम। ठीक है, न्यूनतम वर्ग चौड़ाई 2 है, ये हमने देख लिया। यहाँ पे भी देखिए न्यूनतम वर्ग चौड़ाई कितनी है, 2 है। ठीक है, तो z बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो जो आयत की लंबाई आएगी वो क्या आएगी, l बराबर x बटे वाई गुणा जेड। x है यहाँ पे कुल नामों की संख्या और y है हमारा उस वर्ग की चौड़ाई। ठीक है, तो अब जैसे पहले वर्ग की बात करें तो x बटे वाई मतलब 6 बटे 3। ठीक है, गुणा z कितना है, 2, तो गुणा 2, तो 6 बटे 3 गुणा 2। ठीक है, 6 में 3 का भाग देंगे तो 2, 2 गुणा 2 4 आ जाएगा हमारा। तो इस वर्ग के लिए आयत की लंबाई आ जाएगी 4। ठीक है, 6 की जगह कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, अगला वर्ग है हमारा x है 30 और y है 2, तो 30 बटा 2 और z की जगह भी 2 आ जाएगा, तो 30 बटा 2 गुणा 2, 2 से 2 कट जाएगा तो ये 30 ही मिलेगा हमको। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला वर्ग है 6 से 8। ठीक है, तो x है यहाँ पे 44, y है 2, तो ये हो जाएगा 44 बटे 2 गुणा z कितना है 2, तो गुणा 2, तो 44 बटे 2 गुणा 2, तो ये तो 44 ही आ जाएगा। ठीक है, अगला वर्ग है हमारा 8 से 12। यहाँ पे x है 16, y है 4, तो 16 बटे 4 गुणा 2 हो जाएगा, 16 बटे 4 गुणा 2, 16 में 4 का भाग देंगे तो 4, 4 गुणा 2 8। ठीक है, तो 8 आ गया ये। ठीक है, अब आखिरी जो वर्ग है वो है हमारा 12 से 20। ठीक है, तो यहाँ पे x है 4 और y है 8। ठीक है, तो ये l कितना हो जाएगा यहाँ पे आयत की लंबाई, 4 बटे 8 गुणा 2, 4 बटे 8 गुणा 2। ठीक है, 4 गुणा 2 8 होगा, तो 8 से 8 का भाग जाएगा तो आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये हमारी आयत की लंबाई आ गई सभी वर्गों के लिए। यहाँ हमने आयत की लंबाई को लिख दिया है। ठीक है, गणना करने के बाद 4, 30, 44, 8 और 1। ठीक है, अब जो है इन लंबाइयों से हम क्या करेंगे, आयत चित्र खींचेंगे। तो दोस्तों हमने आयत की लंबाई ज्ञात कर ली। ठीक है, अब हम जो है आयत चित्र बना लेते हैं। ठीक है, तो पहले एक्स एक्स अक्ष बना लेते हैं। एक्स अक्ष पे हम लिखेंगे वर्णमाला के अक्षरों की संख्या। ठीक है, और ये हमारा कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 20 तक है, तो हमने 1 से लेके 21 तक लिख दिया। ठीक है, और सीधी सीधी लाइनें भी खींच दी। ठीक है, अब वाई अक्ष पे हम ले लेंगे कुल नामों की संख्या, कुल नामों की संख्या। ठीक है, यहाँ पे हम 4 कुल नाम, एक मात्रक बराबर 4 कुल नाम मान लेते हैं, क्योंकि हमें अधिकतम आयत की लंबाई कितनी करनी है, 44। ठीक है, अधिकतम आयत की लंबाई 44 है, तो 44 तक जाने के लिए हमने एक मात्रक बराबर 4 कुल नाम ले लिए हैं।
ठीक है। अब हम पहला आयत बनाएंगे। पहला आयत जो है वो है 1 से 4 तक। ठीक है, तो 1 से 4 तक वर्ग की चौड़ाई है 3, आयत की लंबाई है 4, तो 3 चौड़ाई और 4 लंबाई वाला एक आयत होगा। ठीक है, तो 1 से 4 तक 3 चौड़ाई वाला, ठीक है, और 4 लंबाई वाला। ठीक है, 4 की लंबाई तक ये 4 है, 4 की लंबाई तक ये एक आयत हो गया पहला। दूसरा है 4 से 6, ठीक है, 2 वर्ग चौड़ाई वाला, तो 4 से 6 की चौड़ाई वाला होगा आयत हमारा, और उसकी लंबाई कितनी होगी 30। 30 कहाँ पे आएगा हमारा, 28 और 32 के बीच में यहाँ पर आएगा। ठीक है, 4 से 6 तक। ठीक है, तो ये आयत आएगा हमारा 4 से 6 के बीच में, लंबाई जिसकी होगी 30। ठीक है, अगला आयत है 6 से 8 के बीच में। ठीक है, तो 6 से 8 के बीच में होगा 2 चौड़ाई वाला। ठीक है, और इसकी लंबाई होगी 44। ठीक है, 44 होगा हमारा सबसे ऊपर तक। ठीक है, तो 44 होगा और 2 चौड़ाई होगी इसकी। ठीक है, 2 चौड़ाई वाला होगा और 44 इसकी लंबाई होगी, तो ये आयत आ गया। उसके बाद अगला आयत है 4 वर्ग चौड़ाई वाला। ठीक है, 8 से 12 तक, तो 8 से 12 तक आयत होगा हमारा, और उसकी ऊंचाई होगी 8। ठीक है, 8 मतलब यहाँ तक। ठीक है, तो 4 चौड़ाई वाला और 8 ऊंचाई वाला, 4 चौड़ाई और 8 ऊंचाई। ठीक है, ये आयत हो गया हमारा। और आखिरी आयत है हमारा 12 से लेके 20 तक, 8 वर्ग चौड़ाई वाला, तो 12 से 20 तक होगा चौड़ाई, और ऊंचाई कितनी होगी 1। 1 मतलब ये 4 है। ठीक है, तो इसका 1/4 ये। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, 1 ऊंचाई वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। ठीक है, तो ये जो बन गया हमारा, ये बन गया हमारा आयत चित्र। तो ये हो गया हमारे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर। प्रश्न के दूसरे भाग में दोस्तों हमसे पूछा है, वह वर्ग अंतराल बताइए जिसमें अधिकतम संख्या में कुल नाम है। तो अधिकतम कुल नाम कौन से हमारे 44। ठीक है, तो 44 का वर्ग अंतराल क्या है 6 से 8। 6 से 8, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, वर्ग अंतराल 6 से 8 में अधिकतम संख्या में कुल नाम है। ठीक है, तो 6 से 8 जो है वो हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपने सभी यूपी बोर्ड के साथियों को हमारे YouTube चैनल के बारे में और इस वीडियो के बारे में अवश्य बताएं, ताकि यूपी बोर्ड के सभी छात्र छात्राएं हमारे चैनल का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। धन्यवाद दोस्तों।